हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशी आचार्य और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी क्राइम पर। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि भारत पर किस प्रकार से अरबों का आक्रमण होता है। इसमें हमने खलीफा वलीद के बारे में जाना और हमने जाना दाहिर के बारे में, दाहिर कौन था। और उसके साथ ही हमने जाना खलीफा वलीद जो ये मेड़ो जो कुर्क जनजाति थी, उन्होंने किस प्रकार से उनकी नाव को लुटा, जिससे खलीफा वलीद नाराज हो जाते हैं। दाहिर पर फिर ये आक्रमण करने की भी प्लानिंग करते हैं, क्योंकि दाहिर नहीं मानता है। दाहिर इन मेड और कुर्क जनजाति पर कार्यवाही नहीं करता है, इस कारण खलीफा वलीद इनसे नाराज हो गए थे। इसके बारे में भी हमने जाना था। तो खलीफा वलीद हज्जाज को निर्देश देते हैं। हज्जाज फिर क्या करता है, उनके जो दामाद हैं मीर कासिम, उनको कहते हैं कि आप इस क्षेत्र पर आक्रमण करो। फिर हमने देखा कि मीर कासिम ने किस प्रकार से निरून को जीता, गजनी को जीता, ये मुल्तान है, सब सब ये जो क्षेत्र था सिंध का क्षेत्र, इसको किस प्रकार से मीर कासिम ने जीता। इस इन सब चीजों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर दी थी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गजनवी वंश की स्थापना किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम किसी भी वंश की जानने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो गजनवी वंश को जानने के लिए हम देखते हैं कि गजनवी वंश की स्थापना किस प्रकार हुई, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि खलीफा, उस समय खलीफाओं का शासन था। खलीफा क्या होते हैं, एक प्रकार के धर्मगुरु होते हैं। जैसे कि हमारे धर्म, हिंदुओं के भी धर्मगुरु होते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम के जो धर्मगुरु होते हैं उनको खलीफा कहते हैं। तो उस समय खलीफाओं का शासन था, जिसमें खलीफा वलीद थे और हमने जाना था खलीफा सुलेमान भी थे, खलीफा वलीद के छोटे भाई। ये सब उमैयदी खलीफा से संबंधित थे। उमैयदी खलीफा एक वंश है, उसी प्रकार से उमैयदी खलीफा भी एक वंश है। उमैयदी खलीफा के बाद उसी प्रकार का वंश आता है अब्बासी खलीफा। अब जी, अब्बासी खलीफा क्या है, इन उमैयदी खलीफाओं से भी ज्यादा वर्षों तक अब्बासी खलीफाओं ने इस सिंध जो ये क्षेत्र है इस पर लंबे समय तक शासन किया। अब अब्बासी खलीफा जो है लंबे समय तक शासन करता है, तो लंबे समय तक शासन करने से यहाँ क्या हो जाता है, इनकी जो शक्ति थी वो कमजोर हो जाती है। और जो अब्बासी खिलाफत, कौन सी खिलाफत, अब्बासी खिलाफत, ये अब्बासी खिलाफत 4 भागों में बढ़ जाती है। अब्बासी खिलाफत 4 भागों में बट गई, 4 भाग। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं इनका बयाविद क्षेत्र। ये 4 भागों में बढ़ती है। बयाविद, सलारिद, तीसरा जियारिद, और ये समानिद, लास्ट है समानित क्षेत्र। अब हम देखते हैं ये जो अब्बासी खिलाफत थी, यानी कि अब्बासी खलीफा का कहाँ कहाँ शासन था। अब्बासी खिलाफा का जो राज्य था ये 4 भागों में बढ़ जाता है। उसमें सबसे पहला है बयाविद क्षेत्र, दूसरा सलारिद क्षेत्र, तीसरा जियारिद क्षेत्र और चौथा समानिद क्षेत्र। अब हम देखते हैं कि ये क्षेत्र कहाँ कहाँ अवस्थित है। इनकी अगर हम मैप में अवस्थिति देखें तो सबसे पहला हम देखते हैं ये बयाविद क्षेत्र। बयाविद जो क्षेत्र था ये भूमध्य सागर ये अफ्रीका और यूरोप के मध्य में स्थित है। तो इस भूमध्य सागर के आसपास ये हमारा सऊदी अरब है, इधर मिस्र है, इधर लीबिया है, अल्जीरिया। ये जो क्षेत्र था ये पूरा क्षेत्र उस समय बयाविद कहलाता था। और ये क्षेत्र, इसके पास वाला सलारिद और ये जियारिद, और चौथा जो क्षेत्र था वह समानित क्षेत्र कहलाता था। अब हम देखते हैं कि समानित क्षेत्र में कौन कौन से इलाके आते थे, कौन कौन से क्षेत्र आते थे। तो सबसे पहले देखते हैं समानित क्षेत्र में ये निम्न आते थे। सबसे पहला बुखारा, ठीक है, तो ये बुखारा यहाँ पर अवस्थित है। इस समानित क्षेत्र में सबसे पहला है बुखारा, और इधर बल्ख, तीसरा समरकंद, इधर हमारा है गजनी, और इधर है बैक्ट्रिया, और इधर हमारा हेरात। ये जो सभी क्षेत्र है हेरात, ये सभी जो क्षेत्र है ये समानित क्षेत्र में आते थे। और इसके पास ही स्थित है यहाँ पर काबुल, ठीक है, काबुल जो भी अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो ये जो हिंदू शाही वंश है
समानित क्षेत्र के पास में इधर हिंदू शाही वंश था जिस पर जयपाल का शासन था, और इसके पास में स्थित है कश्मीर क्षेत्र, इधर मुल्तान तो इधर सिंध। ये सभी क्षेत्र इन अब्बासी खिलाफत के आसपास क्षेत्र स्थित है। हमने देख लिया समानित क्षेत्र में बुखारा, बल्ख, समरकंद, गजनी, बैक्ट्रिया, हेरात ये सभी क्षेत्र आते थे उस समय। अब समानित क्षेत्रों को हम पढ़ते हैं। गजनवी वंश को जानने के लिए हमें समानित क्षेत्र को पढ़ना आवश्यक है। तो समानित क्षेत्र में हमने देखा बुखारा, समरकंद, बल्ख, ये हेरात और बैक्ट्रिया क्षेत्र आते हैं। इस समानित क्षेत्र का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक, ठीक है, तो इस समानित क्षेत्र का अंतिम शासक था अब्दुल मलिक। ये जो अब्दुल मलिक है, इस अब्दुल मलिक मुख्य रूप से बुखारा पर शासन करता था, और पर ये क्या है, पूरे समानित क्षेत्र का तो शासक था ही, इसके साथ ही ये बुखारा पर मुख्य रूप से शासन करता था। जिस प्रकार हमारे भारत में कोई भी राजनीतिक संस्था है वो न्यू दिल्ली में बैठती है, उसी प्रकार से था उस समय कि जो पूरा समानित क्षेत्र है, इस समानित क्षेत्र में जो ये बुखारा है इस पर कौन, अब्दुल मलिक शासन करता था। अब हम देखते हैं इस ये जो अब्दुल मलिक का एक दास है जिसका नाम है अल्पतगीन। अल्पतगीन, इसकी उपाधि थी हबीब उल हज्जाज की उपाधि। इसकी क्या उपाधि थी, हबीब उल हज्जाज। ये अल्पतगीन, इसकी उपाधि थी हबीब उल हज्जाज। अब हम देखते हैं ये जो अब्दुल मलिक था, इस अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद क्या होता है, यहाँ पर इसका संबंध अल्पतगीन से भी है। तो हमें गजनवी वंश को समझने के लिए अल्पतगीन तो देखना ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ये अब्दुल मलिक है, इस अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद क्या हो जाता है, उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाता है। तो इस अल्पतगीन की अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष होता है। कौन सा संघर्ष, उत्तराधिकार संघर्ष। किसके मध्य होता है, अब्दुल मलिक का एक भाई था जिसका नाम था मसूर वर्सेस किसके मध्य होता है, इनके अल्पतगीन के चाचा थे, अब्दुल मलिक के चाचा और अब्दुल मलिक के भाई मसूर के मध्य में उत्तराधिकार संघर्ष लड़ा जाता है। अब्दुल मलिक का चाचा, अब्दुल चाचा लिख देते, अब्दुल का चाचा, अब्दुल मलिक के चाचा के मध्य और इनके भाई मसूर के मध्य, ये भाई है मसूर, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य में उत्तराधिकार संघर्ष होता है। इस उत्तराधिकार संघर्ष में जो अब्दुल मलिक का दास है यह किसका साथ देता है, अब्दुल मलिक के चाचा का। पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, यहाँ पर मसूर जो किसका भाई है, अब्दुल मलिक का भाई है, इसकी विजय हो जाती है। अब इस मसूर की विजय हो जाती है तो ये क्या करता है, इस अल्पतगीन से नाराज हो जाता है मसूर। तो अब ये मसूर से ये डरने लग जाता है अल्पतगीन। तो अल्पतगीन क्या करता है, बुखारा छोड़ के गजनी पर चला जाता है। यहाँ पर स्थित है हमारी गजनी। अब जो ये अल्पतगीन है ये बुखारा छोड़कर गजनी पर चला जाता है और यहीं पर ये गजनवी वंश की स्थापना करता है। गजनी पर कौन, अल्पतगीन। अभी हमने देखा कि ये जो समानित क्षेत्र है यहाँ पर मसूर जो कि किसके, अब्दुल मलिक के भाई और इनके चाचा के मध्य युद्ध हुआ जिसमें मसूर जीत जाते हैं और अल्पतगीन इनके चाचा का साथ देते हैं। इस कारण वे क्या है, जो ये अल्पतगीन वह डर जाता है और ये बुखारा छोड़ के कहाँ चला जाता है, सीधा गजनी, और गजनी पर जाकर गजनवी वंश की स्थापना करता है। तो अब गजनी का शासक कौन बन गया है, ये गजनी है। गजनी का शासक अब बनता है गजनी का शासक बनता है अल्पतगीन। अब अल्पतगीन के बाद गजनी का शासक कौन बनता है, इनका पुत्र इस्तेहाक। इस्तेहाक के बाद इस्तेहाक का जो सेनापति है बल्तगीन, कौन है, बल्तगीन, वह शासक बनता है।
और बल्दगीन के बाद पीराई शासक बनता है। यहाँ पर कहाँ का शासक? गजनी का शासक। गजनी कहाँ है? समानित क्षेत्र में, तो ये पीराई बनता है। अब हमने देखा जो पीराई शासक बनता है, ये हम कह सकते हैं जो पीराई है इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटना तो नहीं हुई, पर एक निष्प्रभावी निर्गुण प्रकार का शासक था। तो इसके समय में जयपाल का आक्रमण होता है। जयपाल कौन है? हिंदू शाही वंश। और मैप में देखें हिंदू शाही वंश, तो ये है हमारा हिंदू शाही वंश जिसमें काबुल भी था। ठीक है, तो ये हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल, ये हिंदू शाही वंश का संस्थापक भी है। तो इसके समय में जयपाल का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण हुआ? जयपाल का आक्रमण हुआ, परंतु जयपाल के आक्रमण को निष्प्रभावी कर देता है पीराई का जो सेनापति, उसका नाम है सेनापति सुबुक्तगीन। सेनापति सुबुक्तगीन। पीराई का एक सेनापति है जिसका नाम है सुबुक्तगीन। अब ये सुबुक्तगीन क्या कर देता है? तो जयपाल का जो आक्रमण हुआ था, जयपाल ने जो गजनी पर आक्रमण किया था, पीराई पर जो आक्रमण किया था, उसको निष्प्रभावी कर देता है। कौन? सुबुक्तगीन। अब ये जो सुबुक्तगीन है, अब पीराई को हटाकर स्वयं गजनी का शासक बन जाता है। तो अब इस पीराई के बाद शासक कौन बनता है? सुबुक्तगीन, क्योंकि इनका क्या है? सेनापति है। क्योंकि इसने जयपाल के आक्रमण को निष्प्रभावी कर दिया तो ये स्वयं को शासक मानने लग गया। तो ये जो सुबुक्तगीन है, ये अल्पतगीन का ही दामाद है। अल्पतगीन जिसकी उपाधि थी हबीब उल हज्जाज की उपाधि, परंतु आप देखिए सुबुक्तगीन जो कि अल्पतगीन के दामाद है, इनकी उपाधि है मीर उल उमरा। मीर उल उमरा। अब ये सुबुक्तगीन क्या करता है? हिंदू शाही वंश के जितने भी सीमावर्ती किले थे, यहाँ पर ये सीमा हिंदू शाही वंश है और ये गजनी, ठीक है, इसके यहाँ पर जितने भी किले थे, ये जयपाल सुबुक्तगीन जयपाल के सभी किलों को, सीमावर्ती किलों को जीत लेता है, जिससे जयपाल नाराज हो जाता है। जिससे क्या होता है? अब जयपाल और किसके मध्य संघर्ष होता है? जयपाल वर्सेस अभी युद्ध होगा सुबुक्तगीन का। ठीक है, अभी जयपाल और वर्सेस सुबुक्तगीन का युद्ध हो रहा है। तो इस युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस युद्ध की जानकारी हमें उदबी से मिलती है। उदबी लिखता है कि उस समय इतना भयंकर युद्ध चल रहा था कि ना तो यामिनी यानी कि जो ये थे यामिनी अरब, ना तो अरब जीत रहे थे और ना ही हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल जीत रहे थे। तो एक भारी संकट की स्थिति थी। इसमें नतीजा नहीं निकल रहा था, परिणाम नहीं निकल रहा था कि कौन सा राजा जीतेगा। तो उस समय प्राकृतिक आपदा आ जाती है। प्राकृतिक आपदा कौन सी? वहां पर हिम वर्षा होने लग जाती है। वहां पर हिम वर्षा हो गई तो जिससे क्या हो गया? प्राकृतिक आपदा के आने से वहां का जो क्षेत्र की जो उस समय वातावरण बना हुआ था, युद्ध का वातावरण, हिम वर्षा आने से छिन्न विछिन्न हो जाती सेना। तो इस समय जयपाल की जो सेना होती है, पूरी वहां पर एक परिस्थिति बनी हुई थी कि जयपाल ही जीतने वाला था, परंतु जयपाल उस समय क्या हो जाता है? वहां पर हार जाता है, क्योंकि हिम वर्षा होने से उनकी जो सेना है वो छिन्न विछिन्न हो जाती है, यानी कि उधर उधर बिखर जाती है, जिससे सुबुक्तगीन क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। अभी हमने देखा जयपाल और सुबुक्तगीन के मध्य युद्ध हुआ। तो किसके मध्य युद्ध था? जयपाल वर्सेस सुबुक्तगीन। इस जयपाल और सुबुक्तगीन के युद्ध में सुबुक्तगीन विजय हो गया। तो अभी ये सुबुक्तगीन के विजय हो जाने पर ये क्या हो जाता है? जयपाल बहुत ही नाराज हो जाता है। जयपाल खुद पे गिल्ट फील करने लगता है। तो ये वापस भारत जाता है और भारत के अनेक राज्यों से क्या करता है? ये सेना इकट्ठा करता है, स्वयं को एकदम मजबूत शासक बनाता है। और फिर जब मजबूत इनकी परिस्थितियां हो जाती है तो ये जयपाल क्या करता है? हिंदू शाही वंश के जितने भी किले हैं इनको वापस लेने के लिए गजनी पर आक्रमण करता है, सुबुक्तगीन पर आक्रमण करता है। ये जो आक्रमण हुआ था वह जलालाबाद में हुआ था। कहाँ पर? जलालाबाद। तो अब हम देखते हैं ये जयपाल वर्सेस सुबुक्तगीन का युद्ध हुआ, जो क्या होता है? जलालाबाद में युद्ध हुआ। फिर भी उस समय सुबुक्तगीन विजय हो जाता है। बार बार जयपाल की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। बहुत बार जयपाल ने और युद्ध करने की, संघर्ष करने की कोशिश की, परंतु हमेशा जयपाल की हार हो जाती है।
अब हम देखते हैं जो ये अब सुबुक्तगीन है। अब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात इसके दो पुत्र थे सुबुक्तगीन के। एक तो था इस्माइल और दूसरा था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। अब जो ये इस्माइल है, यह क्या है, जयपाल, ये सुबुक्तगीन का छोटा बेटा है। वही जो महमूद गजनवी है, ये क्या है, इनका बड़ा बेटा है। परंतु ये जो सुबुक्तगीन है, इसके छोटे बेटे इस्माइल को ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये क्या करता है, इसकी मृत्यु के पहले इसको शासक बना देता है। इसके छोटे बेटे इस्माइल को शासक बना देता है। इससे बड़ा बेटा इनका जो मोहम्मद गजनवी है वो नाराज हो जाता है। अब मोहम्मद गजनवी के नाराज हो जाने से क्या होता है, यह इस पर मोहम्मद गजनवी क्या करता है, इसके छोटे भाई पर क्या कर लेता है, आक्रमण कर देता है और इसको बंदी बना देता है। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गजनवी जीतता है और ये अपने छोटे भाई को बंदी बना देता है।